तो चिल्ड्रन, आज हम लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 8 और उसका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। ये गुलमर्ग क्या है, क्या आप जानते हैं? गुलमर्ग जो है वो श्रीनगर में एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे लेखक गया है और उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेगा। ठीक है, उसके लेखक हैं मोहन राकेश। जो मोहन राकेश है उनका जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ और निधन सन 1972 ईस्वी में हो गया था। तो मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, जो उनके पापा थे वो वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। जो मोहन राकेश जी हैं उनको साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था। पापा वकील थे लेकिन, अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था, क्योंकि वकील है, हर टाइम पढ़ाई लिखाई की बात होती है, उनके घरों पे बुक्स होती है, तो उनको पहले से ही पढ़ाई लिखाई का वातावरण घर में मिला। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में, 2 सब्जेक्ट में, हिंदी में भी और संस्कृत में भी MA तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया, यानी कि वो वहाँ पे पढ़ाते थे, हिंदी विभाग के वो अध्यक्ष भी थे। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन भी किया। सारिका एक मैगजीन आती है, स्त्रियों की मैगजीन है, वो उसका इन्होंने संपादन भी किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। उसके बाद में भी अपने लिखने का काम इन्होंने कंटिन्यू रखा। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके लिखे हुए ये उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, काले आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक भी हैं, ड्रामा भी है। मतलब मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार हैं। वो एक अच्छे कहानीकार भी हैं और एक अच्छे नाटककार भी हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत, यानी कि खुद से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, विवरण प्रस्तुत किया है। जो वहाँ पे रह के उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। इतनी सुंदरता है वहाँ की कि उसको वो कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाया और उसको अपनी एक लेख के द्वारा हमारे लिए प्रस्तुत किया है यहाँ पे। तो अभी हम लेसन पढ़ते हैं। कुछ जगह होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, एकदम सरप्राइज लगता है कि अरे प्रकृति का इतना अच्छा नज़ारा भी है कि कई दुनिया में। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। कई जगह होती है कि जैसे आप कभी घूमने के लिए कहीं गए और उसके बाद में फिर अगली बार अगर वहाँ जाते तो आपको वो जगह बोरिंग लगती है, ऐसा लगता है अरे यहाँ पहले तो देखा था, कुछ नया तो है नहीं है, तो आप इतना एंजॉय फील नहीं कर पाते हो। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, वहाँ पर जितनी बार आप जाओगे उतनी बार आपको आनंद आएगा। मैं जब, यानी कि लेखक, जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, ऐसा लगा कि जैसे बाकी जगह पे होता है वैसा ही एक प्लेन मैदान है। देवदारों के घने झुरमुट, देवदार पहाड़ी इलाके में पाया जाने वाले पेड़ का नाम है, तो देवदारों के घने झुरमुट, और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। कितना, मैं 1 घंटे में वो सारा गुलमर्ग घूम के आ गए थे। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने का एहसास हुआ, तब फिर उनको महीनों रहना पड़ा तो वह एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। जब कई महीने रहे तो ऐसा लगा कि अरे एक दिन में तो ये, एक बार में तो, एक यात्रा में तो देखा ही नहीं जा सकता, और अभी भी और भी बाकी है, और भी बाकी है, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है, उसके साथ में उस इमोशनली रूप में वहाँ पे लोग जो है अटैचमेंट हो जाता है उनको, कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, जो सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, तो दोनों संध्याएं हैं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमसे छूट रही है, जैसे यहाँ पे किसी से हम बिछड़ रहे हैं यहाँ से जाते वक्त, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित
बना रहता है। इंसान अपने आप से भी हमेशा अपरिचित बना रहता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद के बारे में भी नहीं जानता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटियाँ हैं। उसके ज़िंदगी भर लगा रहे तो भी वह कुछ न कुछ तो बाकी रह ही जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर और आकाश में। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं, मतलब एकदम बहुत समा बन जाता है आंखों के। ऐसा लगता है कि आंखें तो हटाई नहीं इसके ऊपर, बस देखते रहें और खुश होकर देख रही होती है। और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं और हर क्षण एक नए अनुभव, नया एक्सपीरियंस, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोटिकों के नीचे लोग बाहें फैलाए, जो बादल है जैसे उड़ते हुए जा रहे हैं और उनको अपनी बाहों में भर लेंगे, पकड़ लेंगे, है इस तरह से नज़ारा हो रहा है। घास पे बैठे हैं लोग, वहाँ पे सैलानी है वो बैठे रहते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ, सैलानी बोलते हैं जो टूरिस्ट होते हैं उनको, तो दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। घोड़े पे लोग दौड़ रहे होते हैं, वहाँ पे घूम रहे होते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटकते हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है और मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। बिल्कुल जो मैदान है उसमें ओस पड़ी हुई है, नए नए फूल खिले हुए हैं और एक नया समा हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा होता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है। शाम होते पे क्या होता है, धुंध हो जाती है, बर्फ पड़ती है वहाँ पे और बेबस होकर फैली पगडंडियों पर पतली पतली नरम बाहें, जो जिनकी पगडंडी बोलते हैं कि जिन पे पैरों से बनी हुआ रास्ता, कोई रोड नहीं है लेकिन लोग डेली उस जगह से उस घास के ऊपर जाते रहते हैं, तो वो घास दब जाती है तो वो पगडंडी बन जाती है। तो यहाँ पे लेखक ने उसको पतली पतली बाहों की संज्ञा दी है कि वो पतली पतली बाहों की तरह लग रही हैं जो पगडंडियाँ हैं। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप, नन्हे नन्हे बुत जैसे बादलों के टुकड़े आपने देखे हुए हैं कि तैरते हुए लगते हैं कि किसी समुद्र में जो है वो टुकड़े तैर रहे हैं। इस तरह से आसमान में छोटे छोटे टुकड़ों में बादल घूम रहे हैं, इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़, रेवड़ मतलब झुंड, भेड़ों और बकरियों के जो झुंड है पगडंडियों पर डंक पाएंगे। वो भी अपने घर के लिए वहाँ पे भरे हुए होंगी पगडंडियाँ, जो है वो अपने घरों की तरफ लौट रहे होंगे। दिन तक रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि दिन में इतना वाचाल हो जाती है, रात को इतनी खामोश हो जाती है, क्योंकि वो मैदान जो है सारे दिन तो सैलानियों से भरा रहता है, लेकिन जैसे रात होती है तो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं कि नहीं। हमारे घरों के आजू बाजू भी तो सब ऐसे ही होता है ना, शाम होते होते सब अपने अपने घरों की तरफ लौटने लग जाते हैं और जो दिन में इतना शोर शराबा हो रहा होता है, हमारी बातें हो रही होती हैं, जिसकी आवाज़ गूंज रही होती है, वो सब शांत हो जाता है। तो जो दिन इस समय वाचाल हो जाती है। फिर है कि गुलमर्ग की वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक कह रहा है कि वो जो रात थी मेरे लिए वो हमेशा याद रहेगी मुझे, मैं उसको कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचेगी। ये इंतजार था कि वो घटा कब मेरे पास आएगी, मैं उसको पकड़ूंगा। पहाड़ी इलाका क्योंकि ऊंचाई पे होता है तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि बस बादलों को अपनी बाहों में भर लो, पकड़ लो और मुझे अपने में लपेट लेगी, मैं उसमें लिपट जाऊंगा बादलों में। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिराए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, आदमी जो वो छोटा सा हो जाए और घटा उस पर छा जाए, ये इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, मतलब वो घटा को बुला रहा है कि तू मेरे पास आ आ आ, मैं तुझे अपनी बाहों में भरूंगा। तो मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। घटा से वो जैसे चैलेंज कर रहा है कि मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज़ थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। ऐसे पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ़ के तूफान भी बहुत आते रहते हैं, तो बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। जो धरती आकाश जो है एकदम से जैसे बिजली चमकी है ना, बहुत जोर की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, अब बारिश आने वाली होती है तो बार बार सामने से चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। आपने भी देखा होगा कि आपके घरों के आसपास जैसे बारिश आने वाली है, बादल बहुत गड़गड़ा रहे हैं तो बिजली चमकती है, तो एक लाइट पड़ती है तो जिसमें बहुत सब कुछ क्लियर दिख जाता है। आसमान से एक लाइट जमीन पर पड़ती है तो कभी कभी आपने देखा है कि बिजली किसी पे गिर गई तो वो मर भी जाता है।
तो मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का ये कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाएं फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। मैं उनको अपने में समेट लेने के लिए तैयार खड़ा था, मगर अचानक से क्या होता है, हवा रुक जाती है। जैसे हम भी देखते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि बस अब थोड़ी देर में बारिश आ ही जाएगी, इतने घने बादल हैं, बादल इतने कड़क भी रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, लेकिन फिर वो आगे ही चले जाते हैं और हम इंतजार ही करते रह जाते हैं कि हमारे गाँव में, हमारे शहर में बारिश होती है और वो कहीं और जाके बरसते हैं। तो मगर अचानक हवा रुक जग गई और बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ छिटक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया, मतलब जो तूफान का जो शोर था, जो तूफान था वो रुक गया और उसके साथ ही मेरा भी जो उनके मन में भी जो तूफान एक उठा हुआ था कि मैं इस तरह से एंजॉय करूंगा इस मोमेंट को, वो भी रुक गया और मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। लेखक कहता है कि मैं उसके बराबर का कभी नहीं हुआ। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। कभी कभी ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं जो आपकी आंखों को बहुत भारे होते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। इनके जीवन में ये क्षण था तो किसी के में कोई दूसरा क्षण होगा, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस सबको होता ही है। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या, वरना तो वहाँ देखने के लिए है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। गोल्फ का एक खेल होता है, उसके लिए बहुत बड़े मैदान की ज़रूरत होती है ना। अगर आपने टीवी पे कभी देखा होगा तो गोल्फ के लिए एक बड़ा मैदान होता है वहाँ, तो उसमें बहुत मुलायम हरी घास लगी हुई होती है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ देखने के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, खुला सपाट मैदान है जिसमें गोल्फ खेली जा सकती है। अब व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? ये क्वेश्चन भी अपने आप से लेखक कर रहा है कि क्या गोल्फ खेलने के लिए ही वहाँ पे कोई भी इंसान जाना चाहेगा? यह गोल्फ खेलने की बात ही नहीं है, वहाँ पे सुंदरता की बात है कि वहाँ प्राकृतिक वातावरण जो है, मौसम जो है वहाँ का, वहाँ के पेड़ पौधे जो हैं, वो जो इंसान का मन मोह रहे होते हैं। वैसे भी कश्मीर को जो है धरती का स्वर्ग कहा गया है कि कश्मीर जो है वो धरती का स्वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ शब्दार्थ हैं और टिप्पणी जैसे। तो गुलमर्ग क्या है? कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है, मतलब प्राकृतिक एक टूरिस्ट प्लेस है गुलमर्ग। तिगलिया बोलते हैं तिराहा, जहाँ तीन रास्ते मिलते हो, और रोमांच की मतलब आनंद देने वाली या खुशी देने वाली या आकर्षित करने वाली, एक्साइटमेंट देने वाला। पोर्टिको या बरामदा ड्योढ़ी और रेवड़ झुंड को बोलते हैं। कहर बोलते हैं अत्याचार को। दम तोड़ना का मतलब है कि मर जाना, यानी कि उसने दम तोड़ दिया। यहाँ आपके एक एक निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये थोड़े क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो अभी आपने पढ़ा है कि गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण जो है कैसा है। तो गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ऊंचा स्थान है वो। लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया? तो लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया कि वहाँ की जो उनके साथ में व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण कि वहाँ का आकर्षण। लेखक ने गुलमर्ग पर अपार आकर्षण था वहाँ पे, इसलिए व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ जाती है वहाँ पे। और खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो खिड़की के पास जो लेखक खड़ा है वो इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा कब उस तक पहुंचेगी और उसे अपने में समेट लेगी। कब वो घटा उसके पास तक पहुंचेगी, उसे अपने में समेट लेगी। फोर्थ क्वेश्चन है कि तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव होता है? लेखक को कैसा अनुभव हुआ? ऐसा अनुभव हुआ जैसा कि जो उसका जो ये दम घुटने लगा है, ऐसा लगने लग जाता है उसको जैसे कि उसका दम घुटने लग गया है। लेखक को किस बात का अफसोस है? लेखक को इस बात का अफसोस है कि वो घटा जो उसके बराबर की नहीं हो सकी, उसके बराबर नहीं आई, उसके पास नहीं आई। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी है? तो नरम नरम बाहों की दी है ना उपमा उन्होंने, पतली पतली बाहों की उपमा दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके एक एक वाक्य हैं। उसके बाद आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसमें है कि गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है, क्या एहसास करते हैं वो? तो गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से जब वो लोग निकलते हैं, वापस आ रहे होते हैं, विदा लेते समय उन्हें अपने से बिछुड़ने का अनुभव होता है, उससे जैसे कि बिछुड़ रहे हैं वो, इस बात का एहसास हो रहा होता है। लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा है?
तो गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ एकदम खामोश हो जाता है और दिन में सैलानियों के कारण वहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचल कहा है। सैलानी कब और क्यों सिहर उठते हैं? सैलानी जो है वो कब क्यों सिहर उठते हैं? सैलानी बर्फबारी होने का और अत्यंत ठंड होने का, जो बहुत बर्फ पड़ रही होती है और बहुत ठंड बढ़ जाती है तब वो सिहरने लग जाते हैं। जैसे ठंडी से हम कांपने लग जाते हैं वैसे उसको सिहरना बोलते हैं। तो लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? लेखक की प्रतीक्षा जो है वो असफल क्यों हो गई? लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची और इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हो जाती है। ओके, तो ये आपके दो वाक्य में क्वेश्चन आंसर्स हैं। आगे है आपका कि 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा ही नहीं? तो इसमें पूरी स्टोरी में आपने जिस तरह से पढ़ा है उसको लिख सकते हैं कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है और यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का ही एक हिस्सा समझने लग जाता है। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि वहाँ जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके साथ भीतर समा जाता है और आत्मीयता का कोई ओर छोर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा ही नहीं, हर बार जाओ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नया मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है कि दिलमर्ग में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ में दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को बहुत मुग्ध कर देता है। धरती पर और आकाश जो है वो मिलते हुए से दिखाई देते हैं। हर जगह धरती पर हरियाली छा जाती है, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिल रहे होते हैं और उनमें नई कोपलें फूल रही होती हैं। सैलानी घुड़सवारी कर रहे होते हैं और हर क्षण अनुभव और रोमांच की कल्पना होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैर रहे होते हैं। ये लाइनें आपने बीच बीच में पढ़ी हैं, जो इस तरह से इनमें आप लिख सकते हो। फिर है कि प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। यहाँ पे गुलमर्ग प्राकृतिक हरियाली है और बर्फ से वहाँ पे ढके हुए पहाड़ हैं। सूर्य का जो प्रकाश है सुनहरी आभा प्रकट कर देता है। जब सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आकाश में बरसते बर्फ में पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल और हो जाते हैं। नन्हे नन्हे धूप इधर उधर भटकते हैं और तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। बीच बीच में बिजली भी चमकने लग जाती है और इस प्रकाश, बादल और हवा के कारण जो गुलमर्ग का है अनोखे रोमांच से भर जाता है। वहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, यानी कि इनके विरोधी शब्द आपको लिखने हैं। फर्स्ट आपका है कि सिर्फ आगे शब्द जोड़ देंगे तो आपका देखो विरोधी बन जाता है, वो उपसर्ग होता है। फर्स्ट यहाँ पे जैसे साधारण दिया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे? तो वो जो है वो उपसर्ग है और साधारण तो समानार्थी है ना। तो यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो गया? असाधारण, तो विरोधी हो गया। अपमान, क्या हो गया यहाँ पे? उपसर्ग। तो अनुदार, क्या हो गया? उपसर्ग हो गया और ये अनु लगा दिया तो ये क्या बन गया? विरोधी बन गया। बेरंग और विस्मृति, वी जो है उपसर्ग है तो यहाँ पे वी लगा दिया तो विस्मृति हो गया। अब ये उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। सुरमा, अब इसे प्रत्यय जो है वो पीछे जोड़ता है, पीछे। उपसर्ग जो है आगे है और प्रत्यय इधर लगेगा तो सुरमा का जो है वो आ जाएगा सुरमई। और बरसात का बरसाती, तूफान का तूफानी और चमक का चमकीला और उसके बाद में विस्फोट का विस्फोटक आ जाएगा यहाँ पे। फिर है आपका यहाँ पे ये आपका बन गया प्रत्यय जोड़ का विशेषण बन गया। अब है उचित प्रत्यय जोड़ का संज्ञा बनानी है, प्रत्यय लगाना है इसमें भी। तो लाल का लालिमा, प्रत्यय मतलब मैंने बताया आपको कि पीछे लगता है तो लालिमा। खामोशी, कमजोरी और इसका तो आकर्षण का आकर्षक हो जाएगा। आकर्षक दिया हुआ है तो इसका आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण। तो इस तरह से ये आपका संज्ञा बन जाएगी। यहाँ पे कुछ वाक्यों में प्रयोग करके आप अपने आप लिख सकते हैं। विस्फोट, आकर्षण और पारदर्शक, रोमांचक, इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करके अपनी नोटबुक में लिखिएगा। जितने मैंने आपको क्वेश्चन से लिखवाए हैं आपके लिए बहुत इजी हो गया है कि अब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं एक एक आंसर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप अपनी नोटबुक में इनको लिखते चले जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ओके आप अपने क्वेश्चन को लिख पाएंगे एग्जाम में। ओके, थैंक यू।